इंटरनेट पर 1,80,000 सिग्नेचर्स के बाद, अलग अलग जगहों पर बोर्ड्स और होर्डिंग लटकाने के बाद और फाइनली दुनिया भर के फैंस और मूवी के स्टार कास्ट के एक साथ आने के बाद #रिलीज द स्नाइडर कट ने वार्नर ब्रोस को नींद से जगा ही दिया, जिसके कारण वार्नर ब्रोस अब मजबूर हो गया है डायरेक्टर जैक स्नाइडर के 2017 के जस्टिस लीग के ओरिजिनल वर्जन को HBO मैक्स पर रिलीज करने के लिए, जिसका कबाड़ा 2017 में जॉस व्हीडन ने कर दिया था अपनी वर्जन ऑफ जस्टिस लीग को रिलीज करके, जिसके लिए DC फैन तो उन्हें कभी माफ नहीं करने वाले। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर जैक स्नाइडर की ओरिजिनल कट रिलीज हुई होती तो आज DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स का सूरत हाल ही कुछ और होता। खैर, अब जो पास्ट में हुआ अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब मौका है आगे बढ़ने का। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 स्नाइडर कट डिटेल्स के बारे में, जो बेसिकली आपको इस कट के रिलीज होने से पहले और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको स्पॉयलर्स के लिए भी वार्न कर देता हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, इट्स मोर देन 3 आवर्स लॉन्ग। जी हाँ गाइस, ओरिजिनल स्नाइडर कट प्रिसाइसली 214 मिनट का है, जो 3.5 घंटे के आसपास का हिसाब है। यही नहीं, जैक स्नाइडर अपने ज्यादातर फुटेज को वेस्ट नहीं जाने देती और वो इन्हीं फुटेज को मूवी के अलग अलग वर्जन या कट्स में इंक्लूड करके रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ओरिजिनली द वॉचमैन जो 2.5 घंटे के आसपास थी, इसके अल्टीमेट कट में इसका रन टाइम 3.5 घंटे के आसपास हो गया। इसीलिए जैक स्नाइडर के हिसाब से उनका ये कट अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और उनका अल्टीमेट कट, जिसे वो असेंबली कट कह रहे हैं, वो लगभग 5 घंटे लंबा है। यही कारण है कि वार्नर ब्रोस में इसकी डिस्कशन चल रही है कि इसे एज अ मूवी रिलीज किया जाए या एक लिमिटेड सीरीज की तरह। अब इसका रीजन यही है कि जैक स्नाइडर के ओरिजिनल कट में बहुत सारे डिटेल्स, नए कैरेक्टर्स और बैक स्टोरीज थी जो फ्यूचर DCEU को शेप देती, पर वहीं पर जॉस व्हीडन ने उनके काम का सिर्फ और सिर्फ 1/4 हिस्सा ही यूज किया है, जहां पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी प्लॉट पर ही हिंट दिया है। नंबर 9, एक्वामैन। सो गाइस, नो डाउट कि एक्वामैन को जॉस व्हीडन के कट में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट जैक स्नाइडर के कट में अटलांटियन माइथोलॉजी का थोड़ा सा और हिंट देखने को मिलता, जहां पर हमें अटलांटिस के इस डेड किंग के थ्रोन के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलती और तो और स्टेफन वुल्फ की लड़ाई एक्वामैन और मीरा से थोड़ी लंबी चलती। वहीं पर एक्वामैन का मेंटोर नोइडिस वल्को भी अपनी अपीयरेंस देता। वहीं पर जेसन मोमोआ, जिन्होंने एक्वामैन के कैरेक्टर को प्ले किया है, उनके हिसाब से मूवी के अंत में वल्को और मीरा एक्वामैन को अटलांटिस ले जाने आते। वहीं पर आर्थर उन्हें मना करके अपने पिता से सरफेस पर मिलने जाता और इसकी आगे की कहानी को डायरेक्टली एक्वामैन में दिखाया जाता और इस चीज का जैक स्नाइडर ने भी अपनी वीडियो अकाउंट में हिंट दिया है। नंबर 8, फ्लैश। जस्टिस लीग के थ्योरेटिकल कट में मुझे फ्लैश मूवी के सबसे बेहतरीन एस्पेक्ट्स में से एक लगा, बट फ्लैश का रोल और भी ज्यादा बेहतरीन और बड़ा होने वाला था जैक स्नाइडर के कट में, जहां पर फ्लैश की गर्लफ्रेंड आइरिस वेस्ट को भी इस मूवी में दिखाया जाता, जिसका रोल प्ले किया था कियर्सी क्लेमोंस ने, जिसे फ्लैश एक कार एक्सीडेंट से बचाने वाला था। वहीं पर मूवी के सुपरमैन के रिजरेक्शन वाले फाइट और मूवी के गॉथम हार्बर और क्लाइमेक्स के रशिया के पोजार्नो में बैटल के दौरान बैरी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसके ऊपर से फ्लैश अपनी टाइम ट्रेवलिंग एबिलिटीज को भी इस मूवी के अंदर परखता है, जहां पर जब साइबॉर्ग मदर बॉक्सेस की यूनिटी को पहली बार में नहीं रोक पाता तो फ्लैश अपनी स्पीड फोर्स का इस्तेमाल करके अपनी टाइम ट्रेवलिंग एबिलिटी से उसे दूसरा मौका देता है। वहीं पर थिएट्रिकल कट में हमें इस चीज के बारे में कोई भी हिंट नहीं दिया गया। नंबर 7, सुपरमैन। जस्टिस लीग के थ्योरेटिकल कट के सुपरमैन का एंगल थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। हाँ, मुझे मालूम है कि सुपरमैन अंत में आता है और सब कुछ चुटकियों में ठीक कर देता है, बट जैक स्नाइडर के कट में सुपरमैन से जुड़ा बहुत कुछ होने वाला था, जिसमें सबसे पहले सुपरमैन की बॉडी को सिर्फ और सिर्फ फ्लैश और साइबॉर्ग ही नहीं निकालते, वहाँ पर वंडर वुमन और एक्वामैन भी मौजूद होते और शायद उनके बीच का भी इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता। इन सब के अलावा सुपरमैन जिंदा होने के बाद अपना कॉमिक से इंस्पायर्ड ब्लैक सूट पहनता, जो बेसिकली कॉमिक बुक में सुपरमैन के लिए रिकवरी सूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी को और भी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। इसी सूट में सुपरमैन पूरी मूवी में दिखता और ट्रेडिशनल रेड एंड ब्लू सुपरमैन सूट पाने के लिए उसे जस्टिस लीग 2 या 3 में उसे अर्न करना पड़ता। नंबर 6, साइबॉर्ग। सो गाइस, डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने साइबॉर्ग को अपनी जस्टिस लीग के वर्जन का हार्ट बताया है, जहां पर हमें साइबॉर्ग की ओरिजिन देखने को मिलती और हमें पता चलता कि साइबॉर्ग अपनी मदर के साथ एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होता है, जिसमें उसकी मदर की डेथ हो जाती है। वहीं पर विक्टर स्टोन यानी कि साइबॉर्ग को बचाने के लिए उसके पिता मदर बॉक्सेस का इस्तेमाल करते और उसे साइबॉर्ग बनाते हैं, जिसकी झलक हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी देखने को मिली थी।
इसके आगे स्टेफन वुल्फ से मदर बॉक्सेस को बचाने के लिए वो स्टार लैब्स में स्टेफन वुल्फ से लड़ता, जहाँ पर इसी दौरान उसके पिता की मदर बॉक्सेस की मदद से मौत हो जाती और विक्टर के पिता साइलस स्टोन का ही डेथ उसे इंस्पिरेशन देता स्टेफन वुल्फ और उसकी आर्मी से लड़ने के लिए। वहीं पर क्लाइमेक्स में जब वो मदर बॉक्सेस की यूनिटी को अलग करता तो उसे अपने डेड पेरेंट्स की झलक भी मिलती और यही चीज उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता। नंबर 5, स्टेफन वुल्फ। स्टेफन वुल्फ को इस मूवी का मेन विलन दिखाया गया है, पर अगर स्नाइडर कट के हिसाब से बात करें तो इस मूवी में स्टेफन वुल्फ का रोल कुछ वैसा ही होता जैसा मार्वल की एवेंजर्स में लोकी का था। मूवी में दिखाया स्टेफन वुल्फ के फ्लैशबैक में हमें पता चलता कि स्टेफन वुल्फ एक्चुअली डार्क साइड के लिए काम कर रहा है और उस वॉर को स्टेफन वुल्फ बजाय डार्क साइड लीड करता है, वो भी अपने अक्सेस फॉर्म में। और मूवी के अंत में स्टेफन वुल्फ जिंदा बचता ही नहीं, क्योंकि उसका सर वंडर वुमन स्वॉर्ड ऑफ अथेना से काट देती है और बूम ट्यूब के थ्रू उसका सर उसके मेन आका डार्क साइड के पास आकर गिरता है, जहां पर ऑडियंस और जस्टिस लीग दोनों को डार्क साइड की झलक मिलती है। नंबर 4, बैटमैन। जस्टिस लीग के थ्योरेटिकल कट में बैटमैन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट था और बैटमैन ने ही जस्टिस लीग में टीम को इकट्ठा करने का काम किया। वहीं पर बैटमैन को टीम को इकट्ठा करने में थोड़ा और टाइम बिताते हुए दिखाया जाता। इसी कारण थ्योरेटिकल कट में ब्रूस वेन के आर्थर करी को ढूंढने की जर्नी को पूरी तरह से कट कर दिया गया और उसे डायरेक्टली आइसलैंड की विलेज में दिखाया गया। और तो और मूवी में ब्रूस वेन के पैराडिमंस के इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है। इसके ऊपर से आगे की आने वाली जस्टिस लीग मूवी में जैक स्नाइडर का प्लान था कि बैटमैन का कैरेक्टर आगे की आने वाली जस्टिस लीग मूवीज में आगे जाकर खत्म हो जाएगा। वेल, अगर चीजें इस तरह से जाती तो ये डीसी फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक और इमोशनल मोमेंट होता। नंबर 3, न्यू कैरेक्टर्स। सो गाइस, जॉस व्हीडन ने इस मूवी में मेजॉरिटी ऑफ सीन्स ही नहीं कट किए, बल्कि उन्होंने कई सारे कैरेक्टर्स को भी इस मूवी से कट कर दिया, जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के फ्यूचर को एक अलग ही शेप देते। सबसे पहले हमें माइनर रोल में दिखने वाला था डार्क साइड का फॉलोअर और मास्टर टॉर्चरर डसार्ड, जो बेसिकली कुछ मार्वल के एबनी मॉ की तरह था और इसका रोल पीटर गिनिस करने वाले थे। वहीं पर एक और माइनर रोल में डीसी कॉमिक्स का सुपर हीरो रायन चोई का एटम दिखने वाला था, जिसे काय ज़ेंग प्ले करने वाले थे और इसे बेसिकली स्टार लैब्स के डायरेक्टर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी की तरह दिखाया जाता, जो बेसिकली आगे जाकर एटम नाम का सुपर हीरो बनता, जिसकी एबिलिटीज बहुत हद तक मार्वल के एंटमैन की तरह ही हैं और वो नैनो टेक्नोलॉजी में माहिर है। वहीं पर डीसी का एक और लेजेंडरी कैरेक्टर था जिसे जैक स्नाइडर अपने कट में इंक्लूड करना चाहते थे और वो था मार्शियन मैनहंटर। जी हाँ, वो कोई और नहीं हेनरी लेनेक्स का जनरल स्वॉनविक था, जहाँ पर उन्होंने अपनी एक नीचे स्टोरी बोर्ड आर्ट में ये आइडिया सबके साथ जाहिर किया। वैसे उन्होंने इस सीन को पूरी तरह से शूट नहीं किया था, जिसके कारण इस कैरेक्टर की जैक स्नाइडर के कट में होने की बहुत ही कम उम्मीद थी, पर फिर भी मार्शियन मैनहंटर का डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर ही आइडिया काफी लाजवाब है और जैक स्नाइडर इसे जरूर इम्प्लीमेंट करते। वहीं पर फ्यूचर की जस्टिस लीग मूवीज में हमें ग्रीन लैंटर्न का अपीयरेंस भी देखने को मिलता, जहाँ पे हमें डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर हेल जॉर्डन का ग्रीन लैंटर्न देखने को मिलता और इस रोल के लिए मार्क वॉल्बर को कंसीडर किया जा रहा था, बट उनसे ऑफिशियली कोई बातचीत नहीं हुई थी। और सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था डार्क साइड, जिसके बारे में कोई भी हिंट दिया ही नहीं गया, जबकि जैक स्नाइडर के वर्जन में सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। नंबर 2, ड्रीम सीक्वेंस। सो गाइस, 2015 की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का ड्रीम सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर, और एक हिसाब से ये डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की रियलिटी ही थी, जहां पर ये नाइटमेयर / ड्रीम सीक्वेंस इन जस्टिस गॉड अमंग अस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, जहां पर आइडिया था कि जस्टिस लीग 2 में बैटमैन लोइस लेन को बचाने की कोशिश करता, जहां पर डार्क साइड बैट केव में टेलीपोर्ट करके लोइस लेन को मार डालता। वहीं पर सुपरमैन का दिमाग फिर जाता और उस पर एंटी लाइफ इक्वेशन का असर हो जाता, जिसके कारण वो बैटमैन को ही मेन जिम्मेदार मानता लोइस लेन की मौत का, और शायद ऐसे ही सुपरमैन बैटमैन को खत्म करता, जिसके कारण बचे हुए सुपर हीरोज ने फ्लैश को अपनी टाइम ट्रेवलिंग एबिलिटीज को इस्तेमाल करके बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की टाइमलाइन में जाकर बैटमैन को वार्न करना पड़ा, और यही कारण हो सकता है कि वो बार बार लोइस लेन को की कह रहा था। अब ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में ये नाइटमेयर सीक्वेंस इसी चीज के लिए था, पर जब चीजें जैक स्नाइडर के हिसाब से चली ही नहीं, तो इस सीन का भी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर उतना मतलब नहीं बन पाया। नंबर 1, डार्क साइड। अब भाई, डार्क साइड के बारे में स्पेशली बात क्यों नहीं की जाए। हाल के दिनों में अगर आपने जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर देखी होगी तो आप समझ चुके होंगे कि डार्क साइड कितना बड़ा विलन साबित हो सकता है, और जैक स्नाइडर के हिसाब से 2017 की जस्टिस लीग का मेन फोकस, या यूं कहें कि मेन विलन डार्क साइड ही होता। और जैसा कि मैंने आपको बताया उसकी कारस्तानी के बारे में,
जस्टिस लीग 2 आते आते वो पूरे के पूरे धरती को पोस्ट अपोकलिप्टिक स्केल तक लेकर आता और थर्ड में बचे हुए हीरोज किसी तरह से उससे निपटते। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इसे अमेरिकन कॉमिक बुक राइटर, डायरेक्टर और एक्टर केविन स्मिथ ने कहा है, जिन्हें उनके सोर्सेज ने इस प्लान के बारे में बताया। यहाँ तक कि केविन स्मिथ ने जस्टिस लीग 2 को स्टार वॉर्स द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से भी कंपेयर किया था। अब देखना यही होगा कि स्नाइडर कट के जस्टिस लीग के रिलीज होने के बाद क्या वार्नर ब्रोस उन्हें सीक्वल बनाने का भी मौका देगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो जैक स्नाइडर के स्नाइडर कट डिटेल्स के बारे में। वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में। और हमारी ऐसी ही ऑसम रेगुलर कंटेंट और इससे जुड़े हुए न्यूज, अपडेट्स और फैक्ट्स को डेली पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।